सबसे ज्यादा तो ध्यान है, सबसे ज्यादा तो ध्यान है कि आप, मैंने गलत पढ़ा, तुमने भी गलत पढ़ लिया, हम क्या कह रहे हैं, सबसे कम, सबसे ज्यादा तो ध्यान है कि हमारा ध्यान खींचे, है ना, हमारा फोकस खींचे मॉडल, फिर हम उसको फॉलो करेंगे, दिमाग में रखेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। सबसे कम किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया, सबसे कम, अरे बेटा अब तो उत्तर सुधारो, सबसे कम किस चीज को, सबसे कम किस चीज को, बी, पुरस्कार या पुनर्बलन को। क्वेश्चन अलग है बिट्टू, आ जाओ। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑज़बेल की। किसकी बात करेंगे, डेविड आज़ुबेल। किसकी, डेविड आज़ुबेल। इसकी बात करोगे, डेविड आज़ुबेल, ऑज़बेल जिसे बोलते हैं, आओबेल, आओबेल, डेविड ऑज़बेल। किसकी बात करेंगे, डेविड ऑज़बेल की बात करेंगे। डेविड ऑज़बेल के बारे में कभी एक आध क्वेश्चन बनता है, लेकिन पढ़ेंगे तो हम है, याद करेंगे अच्छे तरीके से। तो डेविड ऑज़बेल एक ऐसे आदमी हैं जिनके सिद्धांत का कोई ज्यादा नाम नहीं है, बहुत छोटा सा सिद्धांत है। इनके सिद्धांत का नाम है, जिसे हम कहते हैं अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। ये कहते हैं लर्निंग अच्छी तब होती है जब हम रटकर नहीं करते, बल्कि हम किसी चीज को मीनिंगफुल तरीके से समझ लेते हैं। तो मीनिंगफुल वर्बल थ्योरी इसे हम कहते हैं, मीनिंगफुल वर्बल थ्योरी, वर्बल लर्निंग थ्योरी इसे हम कहते हैं, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी के नाम से हम इसे गुड्डा जानते हैं। डेविड ऑज़बेल कहते हैं कि भैया देखिए लर्निंग 4 प्रकार से होती है। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अधिगम 4 प्रकार से होता है। अधिगम कैसे होता है, याद रखना, आज़ुबेल, आबेल, मुझे मान, आज़ुबेल। लर्निंग 4 प्रकार से होती है। सबसे बुरी है रटन, रटकर। दूसरी है अभिग्रहण या अधिग्रहण, जब हम किसी दूसरे को सुनकर या देखकर सीखते हैं, है ना, दूसरे को सुनकर या देखकर जब हम सीखते हैं, दूसरे को सुनकर अभिग्रहण कर रहे हैं, जो वो जैसे कर रहा है दूसरे को सुनकर या देखकर, तो इसको हम कहेंगे अभिग्रहण या अधिग्रहण। दूसरे को सुनकर या दूसरे को देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा जिसे इन्होंने कहा, क्या कहा, शाब्दिक अधिगम, कि बोले ये अच्छी होती है जब हम वर्बल लर्निंग करते हैं, और सबसे अच्छी लर्निंग तब होती है जब हम चीज को खोज कर समस्या का समाधान करते हैं, खुद से उसका मीनिंग खोज कर क्या करते हैं, समस्या समाधान। तो इन्होंने कहा सबसे अच्छी लर्निंग वो है जिसमें हम किसी भी समस्या का समाधान शाब्दिक तौर पर खुद से खोज कर करते हैं। ठीक सा, तो इसको हम रोट, है ना। दूसरा क्या कहते हैं, जिसमें हम किसी और व्यक्ति से एक्विजिशन कर रहे हैं, एक्विजिशन, वर्बल, और फिर अंत में खोज कर या समस्या समाधान आ गया। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, इनके सिद्धांत का नाम ही याद रख लेना, पूछेगा तो सिर्फ इनके सिद्धांत का नाम पूछता है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो आप कहोगे डेविड ऑज़बेल। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का। कौन सा सिद्धांत है, तो आप कहेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम। जीन पियाजे कहते हैं किस तरीके से हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो इनके सिद्धांत को कॉग्निटिव लर्निंग। जेरोम ब्रूनर, मेरे रोम रोम में एजुकेशन की प्रोसेस, जेरोम ब्रूनर को आधुनिक निर्मितवाद का जनक माना जाता है गुड्डा। क्या कहा जाता है इन्हें, तो आप कहेंगे इन्हें आधुनिक निर्मितवाद का जनक माना जाता है, आधुनिक निर्मितवाद का जनक माना जाता है। और इनका सिद्धांत जो है वो भी निर्मितवाद के नाम से है। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, निर्मितवाद या रचनावाद का सिद्धांत। ठीक साहब, आ जाए। डेविड ऑज़बेल ने लर्निंग के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार, 4 प्रकार। ऑज़बेल के सिद्धांत में अगर क्लास में आप नया पाठ शुरू कर रहे हो, तो अगर टीचर बच्चे को एक आउटलाइन दे देता है कि बेटा हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे, तो उनका ये कहना है कि वर्बल और मीनिंगफुल तरीके से लर्निंग हो तो ज्यादा अच्छी है। यानी टीचर अगर क्या कर दे, बच्चे को पहले से ही बता दे, है ना, कि क्या करना है, तो वो चीज बच्चे के लिए शाब्दिक तौर पर और मीनिंगफुल हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, एक और चीज पूछता है ऑज़बेल की, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि देखिए कंटेंट की जो क्लासेस मैं करा रही हूँ, उसमें मैं जो लास्ट की क्लास कराऊंगी, जिनका अभी 12 तारीख तक में सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उनको बता दूं, ये छाती नहीं पिटनी है, हाँ दीदी वहां तो आपने बताया नहीं, वो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजर जो प्रतिमान है उसके प्रवर्तक हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान जो है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान,
इसके प्रवर्तक हैं और ये पूछा जाता है। तो वो जितने भी मैं प्रतिमान पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे पढ़ाती इसे कि जेरोम ब्रूनर का कौन सा है, लेकिन अभी हम यहाँ चल रहे हैं तो हम इसको यहीं खत्म करेंगे। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का मतलब है एडवांस ऑर्गेनाइजर। अगर टीचर पहले से ही जो चीज पढ़ा रहा है उसको एडवांस में और ऑर्गेनाइज करके आए कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और नया पाठ शुरू करने से पहले बच्चों को एक आउटलाइन दे दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। इंपॉर्टेंट मारना, अगर पीडीएफ से भी पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट लिख रही हूं, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रवर्तक ऑसबेल हैं। ऑसबेल का सिद्धांत या ये पूछा जाता है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर वो प्रारंभिक जानकारी है जो बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए एक मेंटल ब्रिज बनाती है। पाढ़ शब्द आप सब जानते हैं, ये शब्द वाइगॉट्स्की का है, ये शब्द वाइगॉट्स्की का है। शेपिंग शब्द स्किनर का है कि जैसा चाहो वैसा बच्चे का शेप बना सकते हो। पुनर्बलन पर बल अपने सिद्धांत में कौन देता है, स्किनर। लेकिन अगर पुनर्बलन का सिद्धांत आए तो वो क्लार्क हल है। आ जाए ऑसबेल के अकॉर्डिंग नए ज्ञान को व्यक्ति के दिमाग में पहले से मौजूद प्रीवियस नॉलेज के साथ जब आप तार्किक तौर पर जोड़ते हो तो इसे हम क्या कहते हैं, विलोपन। जब आप नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ रहे हो तो हम इसे विलोपन तो नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे सबंशन। सबंशन या सबसंशन। सबसंशन का मतलब है उसको जोड़ देना, समावेशन कर देना। ठीक साहब। जब बच्चा टीचर द्वारा दिए गए नोट्स को बिना खुद के खोजे एज इट इज क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। एज इट इज, ज्यों का त्यों उसको ग्रहण कर लेता है, एज इट इज ग्रहण कर लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एज इट इज ग्रहण कर लेता है ना। जैसे टीचर ने दे दी, अगर जो आपको सामग्री मिले उसे आप बोलकर या लिखकर क्या कर लो, केवल अभिग्रहित कर ले रहे हो, सुनकर या देखकर, उसको आप बोलकर या लिखकर जैसे भी आपको दिया गया आप उसे एज इट इज क्या कर ले रहे हो बेटा जी, अभिग्रहित कर ले रहे हो, तो ये क्या कहलाता है। तो इसको हम कौन सी तरीके की लर्निंग कहते हैं, अभिग्रहण लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसेप्शन। रिसीव कर लिया आपने, कुछ दिमाग नहीं लगाया। ऑसबेल के सिद्धांत के अकॉर्डिंग सबसे लोअर लेवल का और सबसे बेकार अवांछनीय लर्निंग कौन सी है, तो आप सब जानते हैं सबसे बेकार है रट कर सीखना। सबसे बेकार कौन सी है, 4 में सबसे बेकार रट कर सीखना है। डेविड ऑसबेल को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में रखते हैं। एक और प्यारा प्रश्न, डेविड ऑसबेल को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में रखते हैं। थोड़ा सा दिमाग अगर आपने लगा लिया तो आप ऑसबेल को सही संप्रदाय में रख पाएंगे, क्योंकि पढ़े आप सब हैं। अब देखना है कि पढ़े ही पढ़े हो या हमारी मम्मी जो कहती है गुने भी हो, पढ़े ही पढ़े हो या गुने भी हो। क्या डेविड ऑसबेल व्यवहारवादी है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन की बात करता है, नहीं। मनोविश्लेषक व्यवहारवादी कौन है, तो याद रखना व्यवहारवादी है थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर, ये व्यवहारवादी है। थॉर्नडाइक, पावलव और स्किनर ये व्यवहारवादी हैं। गुड नाउ। मनोविश्लेषक सिद्धांत किसका है, तो आप कहोगे ये सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद मानवतावादी मैंने आपको अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स को पढ़ाया है। किसको पढ़ाया है, अब्राहम मैस्लो व कार्ल रॉजर्स को पढ़ाया है। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स को मैंने आपको पढ़ाया है। तो कौन है वो, लव यू, पीठ थपथपाओ, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, अपनी पीठ थपथपाओ। क्योंकि जो आदमी कहता है कि आप, जिसके सिद्धांत का नाम है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी, कि जिस चीज को आप मीनिंग समझकर वर्बली जोड़कर खोजकर करते हो तो आप उस चीज को सीख जाते हो। तो सीखने के लिए दिमाग के इस्तेमाल की बात कर रहा है, तो संज्ञानात्मक और 4 प्रकार की लर्निंग में लास्ट प्रकार की लर्निंग खोजकर सीखने को सबसे अच्छा बता रहा है, तो ये संज्ञानात्मक निर्मितवादी है, जैसे कि जीन पियाजे हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा, तो भैया को बोल दो मम पिलाओ भैया जी। कौन सी लर्निंग ऑसबेल के लर्निंग सिद्धांत के बारे में सही है। रिसेप्शन कभी भी मीनिंगफुल नहीं हो सकता, खोज अधिगम ही मीनिंगफुल लर्निंग का एकमात्र तरीका है। सीख दूसरे से रिसीव करके और खोज कर दोनों ही मीनिंगफुल हो सकते हैं, केवल रटने पर बल दिया जाना चाहिए। खूब सोच समझ कर बताइएगा, आराम से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के, है ना, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के निर्माता डेविड ऑसबेल। सी, अभिग्रहण लर्निंग को अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए और बच्चे को खोजने के भी मौके दिए, वाह, और खोजने के भी मौके दिए जाएं तो ये क्या हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है।
अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहली बात, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये मॉडलिंग थ्योरी किसकी है? तो आप कहेंगे डेविड ऑसवेल की। किसकी? आजुबेल। बेल, मुझे अग्रिम, लाल कलर के कपड़े पहन के घूमते हो तो अग्रिम व्यवस्था है कि बैल आकर मारेगा। तो डेविड ऑसवेल। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पीठ पाठ देना या बच्चों की मेंटल जो स्ट्रक्चर है उसको नए विषय के लिए तैयार करना, उनके प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ना। ऑसवेल के अकॉर्डिंग व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले से जो ज्ञान, विचार या संगठनाएं, अवधारणाएं जो संगठित हैं उनको क्या कहा जाता है? नई जो जोड़ते हो तो उनको सबम्शन बोलते हैं। सबसम्शन यानी और जोड़ देना, एक तरीके का सामीकरण, समावेशन कर देना। तो यहाँ बताएंगे ऑसवेल के अकॉर्डिंग व्यक्ति के मस्तिष्क में पूर्व संचित ज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं भैया? जाहिर सी बात है, क्रिया प्रसूत नहीं है, अनुबंधित नहीं है, मॉडल नहीं है, संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। यानी पहले से उसके दिमाग में चीज है तो नाम से अपने आप क्लियर हो रहा है कि उसे हम संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। अब आते हैं किस पर? टॉलमैन। तो याद रहेगा, कोई दिक्कत? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान डेविड ऑसवेल। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे जुड़ा है? डेविड ऑसवेल साहब ये कहते हैं कि पढ़ाने से पहले अगर गुरुजी ये बताएं कि क्या क्या आने वाला है, इसीलिए थंबनेल बनाया जाता है, तो मामला बहुत बेहतर, बहुत उत्तम और सर्वोत्तम हो सकता है। और बच्चा जब अपनी प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज का अजम्पशन करता है तो उसे सजम्पशन शब्द देते हैं। ठीक है, रट कर लर्निंग को सबसे बेकार और सबसे अच्छी खोज कर लर्निंग हम कहते हैं, इसीलिए ये संज्ञानात्मक निर्मितवादी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत आदमी की, जिसका नाम है टॉलमैन। जिसका नाम क्या है? टॉलमैन, लंबा आदमी। टॉलमैन सबको अच्छा लगता है, लंबा आदमी सबको अच्छा लगता है। तो मजा तो आ रहा है? एक बार बता दीजिए, हाउ इज द जोश? 2 घंटे होने वाले हैं लगातार, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई। मेरे को पानी ला के दो, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Give me Tolman's property. Yes. Let me to find it out, his property, and then after it I will be able to give it. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार जोश को बनाए रखते हुए क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या प्यार करने का मन कर रहा है? बाबू थोड़ी सी देर मम्मी को और पढ़ाने दो। ओ मेरी प्यारी, आप भी पढ़ाओगे? आप थोड़ी देर बाद पढ़ाना, जब मम्मा पढ़ा ले। आप स्केटिंग नहीं कर रहे हो आज? करो। हाँ, स्केटिंग करो। कोई नहीं, बाहर कूलर चला लो, इसको स्केटिंग करा लो। हाथ नहीं आ जा, ले जाओ। चलो, तो टॉलमैन की बात करते हैं। हाँ ठीक, अच्छा आते हैं टॉलमैन भैया के ऊपर। बेटा जी इसको नहीं छेड़ना है ना? हाँ शाबाश बेटा, मम्मी की बात मानो। नहीं अच्छे बाबू, मम्मी को पढ़ाने देते हैं। आपको मैं पढ़ाने दूंगी, थोड़ी देर में मैं आपको बहुत सारा पढ़ाने दूंगी, ठीक है ना? इसका चार्ट लगा दो, इसका वो जो मंगाया था ना, इसका बोर्ड मंगा दो और चौक दे दो, इसको चौक से कुछ कर लेंगे। चौक। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आजा। तो टेंशन न लो, देखो भैया हमें भी तुमसे ज्यादा जल्दी होती है, समझ रहे हो ना हमारी औलाद को। तो टॉलमैन का सिद्धांत जो है, इसके सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं। एग्जाम में इसके सिद्धांत का नाम पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा किस पे प्रयोग किया, तो चूहों को भूल भुलैया में भैया जी लंबा आदमी छोड़ आया था। तो टॉलमैन भैया का जो प्रयोग है या सिद्धांत का जो नाम है, उसको हम कहते हैं गुप्त अधिगम। क्या कहते हैं? गुप्त, अप्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष या अव्यक्त यानी आप व्यक्त नहीं कर पा रहे, ऐसा अधिगम हम उसको कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं लेटेंट लर्निंग, कि आपको पता ही नहीं है और आप सीख चुके हैं। आपको पता ही नहीं है और आप सीख चुके हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्या हो चुका है? मानसिक चित्रण हो चुका है। मानसिक चित्रण का सिद्धांत कह लीजिए, आपके दिमाग में क्या हो चुका है बेटा जी?
मानसिक चित्रण हो चुका है। इसको आप मानसिक नक्शा यानी कि मैपिंग का थ्योरी भी बोलते हैं, मेंटल मैपिंग थ्योरी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? मेंटल मैपिंग थ्योरी। हम इसको किस नाम से जानते हैं? हम इसको गुड्डा मेंटल मैपिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हमारे दिमाग में मानसिक चित्रण जब हुआ तो किस चीज का हुआ? कोई चिन्ह बन गया या संकेत बन गया, कोई चिन्ह संकेत या प्रतीक बन गया। तो चिन्ह संकेत या प्रतीक का सिद्धांत हम इसको कहते हैं। इन शॉर्ट हम इसको साइन लर्निंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन लर्निंग, कि हमें दिमाग में कुछ संकेत बन चुके हैं तो साइन लर्निंग थ्योरी हम कहते हैं। अब देखिए साहब, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इस सिद्धांत में टॉलमैन ने प्रयोग जो किया वो चूहों पर किया था। चूहों को भूल भुलैया में छोड़ दिया, चूहों पर। और कहाँ छोड़ दिया? चूहों को भूल भुलैया में। क्या करा इन्होंने? चूहों को दो ग्रुप पकड़े इन्होंने। समझो ग्रुप ए है और एक है ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में पहली बार में चीज रखा और चूहों को छोड़ दिया, चूहे जल्दी पहुंच गए। ग्रुप बी में कोई चीज नहीं था, नो चीज, तो बेचारे आराम आराम से टहलते टहलते आए। तो पहले वाली रेस में भूल भुलैया में ग्रुप ए के चूहे जीत गए, परिणाम ये निकला। फिर क्या हुआ? सेकंड प्रयोग किया इन्होंने। सेकंड प्रयोग किया तो इस बार ग्रुप ए जो था उसमें नो चीज, कोई चीज नहीं रखा, और ग्रुप बी में इन्होंने क्या रख दिया? चीज रख दिया। क्या रख दिया? चीज। तो इस बार इन्होंने देखा कि ग्रुप बी वाले, परिणाम क्या आया? ग्रुप बी वाले जो थे, ग्रुप बी वाले जो थे वो ग्रुप ए को जब चीज मिली थी उससे भी जल्दी पहुंच गए। ग्रुप ए को जब चीज मिली थी, यानी जब चीज का टुकड़ा मिला था, है ना, तो उन्हें जितना समय में लगा था, तो उन्हें जितना समय लगा था उससे भी कम समय में पहुंच गए। उन्हें जितना समय लगा था उससे भी कम समय में पहुंच गए। उन्हें जितना समय लगा था उससे भी कम समय में पहुंच गए। तो इससे पता लगा उससे भी कम समय में पहुंच गए, कम समय में पहुंच गए, समय में पहुंच गए। तो इससे पता लगा पुनर्बलन तो जरूरी है, पहुंच गए, लेकिन अगर हमें कोई चीज पहले से पता हो, अगर हमें कोई चीज पहले से पता हो, हम किसी चीज के बारे में पहले से जानते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे बहुत आसानी से, हम उसे क्या कर सकते हैं? हम उसे बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जल्दी से सीख जाते हैं। तो कई बार हम सीख चुके होते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। वो लर्निंग छुपी हुई होती है, अव्यक्त होती है, अप्रत्यक्ष होती है, गुप्त होती है। उसके चिन्ह, संकेत, प्रतीक हमारे दिमाग में मैप के तौर पर विद्यमान होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वो तब निकलता है जब हमें उसका कहीं प्रयोग करना होता है कि ओ माय गॉड, हमें तो ये आता है। तो साइन लर्निंग थ्योरी, चिन्ह, संकेत या प्रतीक का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो लंबे आदमी ने दिया। किसने? लंबे आदमी ने। स्किनर का सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत। स्किनर कहते हैं दो तरीके की क्रिया होती है। एक क्रिया होती है प्रतिक्रिया, यानी उद्दीपक के होने पे होने वाली प्रतिक्रिया, और दूसरा होती है क्रिया प्रसूत, बिना उद्दीपक के बस परिणाम क्या निकलेगा उस पर होने वाली प्रतिक्रिया। क्लार्क हल के सिद्धांत को आप पुनर्बलन या प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्बलन, प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत, क्योंकि ये कहते हैं कि भैया जब पुनर्बलन मिलता है तो हमारी अंदर की आग मर जाती है। कॉग्निटिव मैपिंग की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? कॉग्निटिव मैपिंग की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? किसने बताया था कि हमारे दिमाग में एक मेंटल मैप होता है? किसने संज्ञानात्मक अवधारणा सबसे पहले दी थी? चूहों पर प्रयोग करके लंबे आदमी ने ही दी थी। किसने? लंबे आदमी ने दी थी। मनोविज्ञान में लेटेंट लर्निंग के अकॉर्डिंग सीखने के लिए क्या जरूरी नहीं है? क्या जरूरी नहीं है? यानी आप सीख चुके हो, अव्यक्त आपको नहीं पता, लेकिन इस चीज की लर्निंग के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? क्या चीज जरूरी नहीं है? ध्यान, ध्यान तो जरूरी है। वातावरण, वातावरण भी बहुत जरूरी है। संज्ञान, दिमाग में ही तो मैपिंग हो रही है, वो भी जरूरी है। क्या चीज जरूरी नहीं है? पुनर्बलन या पुरस्कार जरूरी नहीं है। अव्यक्त अधिगम के लिए आपको नहीं पता, आप पहली बार में जो टहलते टहलते गए हो वो आपके दिमाग में रह गया, तो क्या चीज जरूरी नहीं है? पुनर्बलन या पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना क्या चीज? वातावरण जरूरी है, फोकस जरूरी है, और दिमाग का चलना। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया। उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? यानी टॉलमैन भी व्यवहारवादी है। अगर आपसे पूछे व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो जेबी वॉटसन, ये व्यवहारवाद का जनक है। ये अगला बंदा कहता है कि तुम मुझे
1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक साहब, व्यवहारवाद के जनक बिहेवियरिज्म, इनकी किताब तो आपके वॉटसन की किताब है बिहेवियरिज्म, ये इनकी बुक है साहब, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जनक यानी एक व्यक्ति है जो ये मान रहा है कि कोई मैकेनिकल व्यवहारवाद नहीं होता, हर जीव का व्यवहार किसी न किसी उद्देश्य या लक्ष्य से निर्देशित होता है। कौन है? टॉलमैन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। इसी तरीके से आगे भी हम लोग कहीं ना कहीं रिवीजन में, डिस्कशन में लेके चलते जाएंगे। एडवर्ड सी टॉलमैन ने अपनी लेटेंट लर्निंग के सिद्धांत को साबित करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? भूल भुलैया में कुत्तों पर, भूखी बिल्ली पर थॉर्नडाइक प्रयोग करते हैं, वनमानुष पर कोहलर का प्रयोग है और कुत्तों पर कोहलर का प्रयोग है और कुत्तों पर पावलोव का प्रयोग था। कुत्ते पर था, कुत्तों पर तो नहीं था। खैर, निम्नलिखित में से टॉलमैन के लर्निंग थ्योरी का और क्या नाम है? और क्या नाम है? क्या इसे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं? नहीं, कि चालक न्यून हो जाता है, ये तो क्लार्क हल की थ्योरी है। ये किसकी थ्योरी है? क्लार्क हल की थ्योरी। SR उद्दीपक अनुक्रिया, ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है। आओ मेरे क्षेत्र में तुम्हें कूट कर रख देंगे, ये कुर्ट-लेविन की थ्योरी है। इसकी कुर्ट-लेविन। तो इनके सिद्धांत को हम और किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं? प्रत्याशा का सिद्धांत। मारो इंपॉर्टेंट। गुप्त अधिगम, अव्यक्त अधिगम, इसको कहने के साथ साथ इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। जब हमें एक्सपेक्टेशन होती है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद, उद्देश्य, जब हमें अपने उद्देश्य को पाने की चाह होती है, तब हम, है ना, तब हम कोई काम करते हैं, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं? कोई काम। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। टॉलमैन ने प्राणी के उस व्यवहार को क्या नाम दिया जो संपूर्ण लक्ष्य पर केंद्रित होता है, न कि छोटी छोटी मांसपेशियों की गति पर? यानी छोटी छोटी मांसपेशियों की गति पर नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जो है, वो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जो है वो संपूर्ण संपूर्ण चीज पर, यानी संपूर्ण रूप से हम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए इन्हें उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। इनके सिद्धांत को प्रत्याशा का सिद्धांत भी कहते हैं कि हमारा एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पाने की हमारी आशा है और उसके लिए हम कोई व्यवहार कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हम सीखे हुए हैं, तो इसको यांत्रिक व्यवहार नहीं कहते। जो भी यांत्रिक व्यवहार बोल रहा है गलत, ये तो यांत्रिक व्यवहारवाद के खिलाफ है। ये तो कहते हैं कि हमारे दिमाग में सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद है, तो क्या कहेंगे? मोलर व्यवहार। अगेन इसको इंपॉर्टेंट मारें। और देखिए, मैं एक चीज आज स्पष्ट कर दूं आप सभी को, बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दूं कि आपको ये क्वेश्चंस क्यों कराए जाते हैं आपकी थ्योरी की क्लासेस कराने के बाद भी? इसलिए कि कुछ नया हो तो आप उसको जोड़ें, आप इस पीडीएफ को प्राप्त करें, उसको बार बार रिवाइज करें, उसको जितना बेहतर हो सके उसको बेहतर बनाएं। तो अगर कभी भी कुछ नया मिले तो आप स्टूडेंट हैं, अच्छा लर्नर वही है जो कुछ नया मिले तो उसे जोड़ता है। इस बात को लेकर हाय हत्या नहीं कि हाय मैम ये तो अलग आ गया, अरे मैम ये तो अलग हो गया, क्योंकि मॉक टेस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस सेट, ये सब किस लिए होते हैं? आपकी लर्निंग का हिस्सा। कंप्लीट लर्निंग तभी होती है कि आप अपनी प्रैक्टिस में जो चीज नई मिले उसे जोड़ें। तो आई एम पुटिंग हियर इंपॉर्टेंट एंड नोट इट डाउन। टॉलमैन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब प्राणी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बंद होने पर कोई दूसरा रास्ता खोज लेता है, तो ये किसका परिणाम है? रटने की आदत का, कि उसने रट लिया है, या फिर स्थान अधिगम का, प्लेस अधिगम का, या फिर संकेत अधिगम, बेसिकली इसे संकेत अधिगम भी बोलते हैं, ठीक है ना, बल्कि शास्त्रीय अनुबंधन या विलोपन। तो देखो, इन्होंने कहा प्लेस लर्निंग, कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे दिमाग में नक्शा बन चुका है, हमारे दिमाग में प्लेस लर्निंग नक्शा बन चुका है। तो हम केवल मसल्स की गति से ही नहीं बल्कि स्थान और दिशा का भी संज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है? आ जाइए। अब आपसे कह रहे हैं 1932 में एक बड़ी फेमस किताब है पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, कि एक ऐसा बिहेवियर जो उद्देश्यपूर्ण बिहेवियर है। देखिए, इसी से याद हो जाएगा, पर्पसिव बिहेवियर का मतलब उद्देश्यपूर्ण बिहेवियर। तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो आप सब जानते हैं कि वो है आपके कौन? टॉलमैन। अगेन पुट इट इंपॉर्टेंट, कुछ भी नया मिले, पूरा अभी 2 महीना पड़ा है, 2 महीने में कुछ दिन कम है, रिवीजन करिए, अच्छा नई चीजों को शामिल कीजिए, ज्यादा बार
बार बार, अच्छी बात। मुद्दा ये है कि आपका कुछ एग्जाम में 30 का 30 आपका पढ़ा हुआ हो, छूटे नहीं। ये टॉलमैन के अकॉर्डिंग लर्निंग मुख्य रूप से क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच यांत्रिक संबंध, ये कभी भी लर्निंग को यांत्रिक नहीं मानते, अंतर्दृष्टि का परिणाम नहीं। आपको जो संकेत मिल रहे हैं दिमाग में, जो अर्थ मिल रहा है, आप उसको ऑर्गेनाइज करके सीखते हैं, उद्देश्यपूर्ण लर्निंग करते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग। एक रास्ता बंद होता है तो विकल्प हम खोजते हैं, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के जनक। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे कोहलर की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कोहलर की। कोहलर जो कि कौन है? गेस्टाल्टवादी। कौन है? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादी हैं तो गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या है? तो देखिए, गेस्टाल्टवाद ये एक शब्द है जिसका मतलब है, जर्मन भाषा का एक शब्द है। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है होल, यानी पूर्ण या पूर्णाकार कह लीजिए, या संपूर्ण कह लीजिए। होल, पूर्ण, पूर्णाकार या संपूर्ण, इसको हम कह सकते हैं। तो कोहलर जो कि कौन है? गेस्टाल्टवादी हैं। जर्मन शब्द गेस्टाल्टवाद का मतलब है होल, पूर्णाकार या संपूर्ण। तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो याद रखें, इसके जनक हैं मैक्स वर्दीमर। वर्दी में मरना, मैक्स वर्दीमर। और मैक्स वर्दीमर की किताब आपको पता ही है, प्रोडक्टिव थिंकिंग है। तो मैक्स वर्दीमर इसके जनक हैं। तो कोहलर जो हैं वो अपने एक सहयोगी कोफका के साथ में मिलकर, कोहलर अपने सहयोगी कोफका के साथ में मिलकर ये कहते हैं, प्रयोग करते हैं सुल्तान नाम के चिंपांजी पर। कहां प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सुल्तान नामक चिंपांजी पर। कहां प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग करते हैं। कहां करते हैं? तो आप कहेंगे कैनरी द्वीप समूह पर करते हैं, कैनरी आइलैंड ग्रुप पर करते हैं, कैनरी द्वीप समूह पर करते हैं। इस प्रयोग में ये कहते हैं कि सीखना सीखना अचानक से होता है। आप पूरी स्थिति को पहले समझते हैं, पूरी स्थिति को जानते हैं। ये भी टॉलमैन की तरह यांत्रिक लर्निंग की, मैकेनिकल लर्निंग की बार बार निरर्थक प्रयास कर रहे हो, थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह, उसके खिलाफ है। ये कहते हैं इंसान ऐसे ही खामखा प्रयास नहीं करता। वो क्या करता है? वो पहले पूरी स्थिति को समझता है, उसके बाद अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, अपनी सूझ का, अपनी अंतर्दृष्टि का, अपनी इंसाइट का प्रयोग करता है। सूझ, अंतर्दृष्टि, इंसाइट का प्रयोग करता है ना? और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इन्होंने चिंपांजी को अंदर रखा, दो प्रयोग किए। एक बार केले ऊपर लटकाए और उस पिंजरे में बॉक्स छोड़ दिए। चिंपांजी ने, सुल्तान नाम का चिंपांजी था, उसने पहले पूरी सिचुएशन को समझा और उसके बाद दिमाग लगाया, क्या करत रे भैया। फिर उन्होंने, सुल्तान ने एक के ऊपर एक बॉक्स को रखा और आसानी से ऊपर पहुंच गया और केले तोड़ के खा लिए। दूसरा प्रयोग था, केले पिंजरे के बाहर है और पिंजरे के अंदर केवल छड़ियां हैं और टूटे टूटे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। तो पहले उसने पूरी सिचुएशन को समझा, बाहर केला है, खाना है, तो उसने छड़ियों को एक के बाद एक जोड़ा और धीरे 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 करके हाथ बढ़ाया, और जब नहीं बढ़ा तो और छड़ियों के ब्लॉक्स जोड़े और फिर आराम से छड़ी से केले उतारे और खा लिए। सूझ और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक, किस, आपसे कह रहे हैं कि वो किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय की देन है? तो ये गेस्टाल्टवाद की देन है। जितने भी क्वेश्चन आपके आज हैं, जितनी भी थ्योरी आपकी आज है, एक एक को याद कर लीजिएगा। यकीन मानिए, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यस, कोहलर की किताब भी है साहब। कोहलर की किताब है मेंटलिटी ऑफ एप्स। कोहलर की एक किताब है मेंटलिटी ऑफ एप्स, है ना, मेंटलिटी ऑफ एप्स। इसके अंदर इन्होंने ये प्रयोग के बारे में बताया। कोहलर की एक और किताब है जिसको हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद। क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवाद भी हम इसको कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस जानवर पर प्रयोग किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर, अल्बर्ट नाम के खरगोश पर। अल्बर्ट नाम के खरगोश पर किसका प्रयोग था? जल्दी बताएं। सफेद चूहों पर प्रयोग वॉटसन का है। सफेद चूहों पर प्रयोग वॉटसन का है। भूखी बिल्ली पर प्रयोग किसका है? तो याद रखना, भूखी बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक का है। जल्दी बताओ, अल्बर्ट नामक खरगोश,
और किसका था? जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट का सटीक हिंदी अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट का मतलब है समग्र या पूर्णाकार। ठीक। सूझ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग लर्निंग की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? बार बार गलती करें, मैकेनिकल तरीके से उसे सुधारें? नहीं। लगातार अभ्यास करें? नहीं। किसी का अनुकरण करें, नकल करें बंडूरा की तरह? नहीं। तो कैसे होनी चाहिए साहब? अचानक से आपको सूझ, अचानक से आपको बुद्धि प्रकट होगी, अचानक से जिसे बोलते हैं इल्यूमिनेशन। ग्राहम वॉल्स ने क्रिएटिविटी के 4 चरण बताए। उन्होंने कहा जब भी प्रॉब्लम होती है तो पहले तो हम प्रॉब्लम के बारे में प्रिपरेशन करते हैं, उसके बहुत जो भी चीजें हैं उसके बारे में फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो हमारे बुद्धि की बैंड बज जाती है, तो इंक्यूबेशन हो जाता है। यानी उसके बाद हमारा अचानक से क्या होता है, अचानक से इल्यूमिनेशन, प्रबोधन होता है, अचानक से सोल्यूशन आ जाता है, फिर हम उसको चेक करते हैं। तो ऐसे ही सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहता है कि अचानक से सोल्यूशन सूझेगा, अपने अड़ोस पड़ोस की पूरी सिचुएशन को पहले समझना है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किस जगह पर किया था? तो बताएंगे किस जगह पर किया था। तो ये कैनरी आइलैंड किधर था ये बताएं। अब ये वही बता पाएंगे जिन्होंने नोट्स में पढ़ा, जिन्होंने नोट्स में पढ़ा है। कैनरी द्वीप समूह पर जो था एक आइलैंड था, छड़ी और बॉक्स वाले प्रयोग, 2 प्रयोग किए थे। किस जगह पे किया था? स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी जगह पर जहां के जीन प्याजे रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी जगह जहां पर जीन प्याजे रहने वाले हैं, रशिया के जंगलों में लेके गए थे बेचारे को, या अमेरिका की लैब में? नहीं, टेनरिफ, कैनरी आइलैंड। कैनरी एक द्वीप समूह है, यानी बहुत सारे द्वीप होंगे, तो कैनरी द्वीप समूह पर, कैनरी द्वीप समूह पर एक आइलैंड था जिसे बोलते हैं टेनरीफ। टेनरीफ, कैनरी से याद रखना, टेनरीफ द्वीप। अंतर्दृष्टि या सूझ उत्पन्न होने के लिए आपके अंदर कौन सी क्षमता होनी चाहिए? अगर आपके अंदर अंतर्दृष्टि या सूझ पैदा हो तो कौन सी क्षमता होनी चाहिए? शारीरिक बल या उच्च बुद्धि और संज्ञान? तो कोहलर कहते हैं कि प्रयत्न और अभ्यास और त्रुटि ये मंद बुद्धि बच्चों के लिए है। स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत और शेपिंग ये भी मंद बुद्धि बच्चों के लिए है। पॉवलव के अकॉर्डिंग कि बिल्कुल बुद्धिहीन तरीके से घंटी पर भी लाट टपक जाए ये भी मंद बुद्धि बच्चों के लिए कारगर है। लेकिन अंतर्दृष्टि और सूझ कि पहले पूरी सिचुएशन को देखा जाए और अचानक से सॉल्यूशन निकाला जाए, ये उच्च बुद्धि और संज्ञान का प्रयोग है। 1925 में कोहलर की उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोगों का वर्णन किया। तो अपने प्रयोग का वर्णन उन्होंने किस बुक में किया होगा? अपने प्रयोग का वर्णन उन्होंने किस बुक में किया होगा? अपने प्रयोग का वर्णन उन्होंने किस बुक, द मेंटलिटी ऑफ एप्स में, जिसमें उन्होंने प्रयोग करके बताया कि एप्स बिल्कुल मानव की तरह सोचते हैं, हाई इंटेलिजेंस। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्किनर की बड़ी फेमस किताब। एनिमल इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक की ऐसी किताब जो कई कई बार आएगी, थॉर्नडाइक की किताब। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये किसकी किताब है? ये कोफ्का की किताब है, कोफ्ते की किताब है। ये प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये कोफ्ते की किताब है। द ग्रोथ ऑफ द माइंड, द ग्रोथ ऑफ द माइंड ये भी कोफ्का की किताब है। द ग्रोथ ऑफ द माइंड ये भी कोफ्ते की किताब है। द ग्रोथ ऑफ द माइंड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट वादियों के अकॉर्डिंग, और याद रखना कोहलर की किताब द मेंटलिटी ऑफ एप्स और गेस्टाल्ट वाद। ठीक, गेस्टाल्ट वादियों के अकॉर्डिंग किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए समस्या को किस रूप में सामने लाया जाए? गेस्टाल्टवादी कहते हैं प्रॉब्लम का समाधान कब निकलेगा? जब समस्या कैसे आएगी? छोटे छोटे हिस्सों में नहीं, पूरी समस्या को पूर्ण रूप से सामने लाइए ताकि हम क्या अच्छे से समझ पाए। हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू, वाह, लव यू। दादा ठीक हो गया आपकी? बहुत बढ़िया। कैसी चिपकनी सी टॉफी दे यार, बताना। ये बताओ भाई, कैसे तुम्हारे कमेंट आने बंद हो गए? सुनीता गुस्सा क्यों कर रहे हो बाबू? मैंने ऐसा क्या कर दिया? कामिनी त्रिपाठी कह रही है आई विल मेक योर थ्रॉट सोर। क्यों बेटा, किसी का गला सुझा रही है?
मेरे को धमकी दे रही है गामिनी। बहुत बढ़िया। ये मशीन की तरह प्रयत्न और त्रुटि नहीं करता। ये बी वालों सी तक नहीं जा पा रहे थे क्या? पहले बी लिख दिया, फिर कह रहे सॉरी सॉरी दीदी सी। अरे बाबू, ये मशीन की तरह बेवकूफों की तरह प्रयत्न और त्रुटि नहीं करता, पूरी प्रॉब्लम को समझता है, अच्छी तरीके से समझता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज का उपयोग करता है, उच्च बुद्धि संज्ञान का प्रयोग करता है और कहता है कि अचानक से सोल्यूशन सामने आएगा। आहा अनुभव या यूरेका शब्द, ये जीत गए। आहा, ये जो चीजें हैं वो किस सिद्धांत से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं? तो हम कहेंगे सूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से, क्योंकि आहा या यूरेका का मतलब होता है अचानक से सॉल्यूशन निकालना। अचानक से क्या निकालना? सॉल्यूशन। अचानक से जब सॉल्यूशन आता है ना, तो उसको हम कहते हैं यूरेका। यूरेका यानी हम जीत गए, तो इसको हम ये कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? कुर्ट-लेविन की। ध्यान से समझना साहब, कुर्ट-लेविन की थ्योरी को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझते हुए चलना है। किसकी बात करेंगे? कुर्ट-लेविन की बात करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और बताएं। बहुत बढ़िया। कुर्ट-लेविन की बात करें? अरे बढ़िया एकदम। अरे तुम तो एकदम बहुत ही जबरदस्त आदमी बन गए भैया। आ जाओ। चलिए साहब, बिना समय गवाए हुए आओ मेरे क्षेत्र में, तुम्हें कूट के रख दो और तुम्हारी पर्सनालिटी को डायनेमिक बना दो। डायनेमिक पर्सनालिटी, द फिलोसफी ऑफ डायनेमिक पर्सनालिटी। कोड हो गया, पहले कोट कर दो। तो कुर्ट-लेविन ये पहले गेस्टाल्टवादियों के साथ थे, इनको मजा नहीं आया, तो ये संज्ञानवादियों की तरफ भी चलोगे। तो कुर्ट-लेविन जो है, इन्होंने बेसिकली एक सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं आप। इनके सिद्धांत को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टोपोलॉजी थ्योरी। क्या कहते हो? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी थ्योरी कहते हो। इनके सिद्धांत को क्षेत्र सिद्धांत, आओ मेरे क्षेत्र में तुम्हें कूट कर रख देंगे, क्षेत्र सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत को जीवन दायरा, लाइफ स्पेस थ्योरी भी कहा जाता है, कि हम सब जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण हमें बहुत प्रभावित करता है, वही हमारा क्या है? जीवन दायरा है। तो इनके सिद्धांत को लाइफ स्पेस थ्योरी भी कहते हैं, क्षेत्र सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। इनके सिद्धांत को सदिश और कर्षण, सदिश व कर्षण, सदिश और कर्षण यानी वेक्टर और वैलेंस थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर व वैलेंस, जो कि फिजिक्स के शब्द हैं, ये थ्योरी भी हम कहते हैं। इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा, हाँ, टोपोलॉजी थ्योरी, फील्ड थ्योरी, जीवन दायरा, कि हम सब के जीवन दायरा, हम क्या करेंगे क्या नहीं, ये व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है ये उस वातावरण के साथ अंतः क्रिया का परिणाम है। ये क्योंकि जो हमारा जीवन दायरा है वो उसी वातावरण के साथ है, तो हम किस चीज को चुनेंगे, कौन सी जॉब करेंगे, ये सब हमारे लाइफ स्पेस से तय होगा कि हमारे जीवन के दायरे में कौन सी चीजें आती हैं। ठीक साहब? तो कुर्ट-लेविन जो है बहुत प्यारा आदमी, इसने कहा, दो तीन चीजें बताई हैं कि आपका बी यानी आपका बिहेवियर, आपका बी यानी आपका बिहेवियर यानी आपका व्यवहार जो है वो कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पर्सन के तौर पर एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन कर रहे हैं। यानी पर्सन यानी व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ कैसी अंतः क्रिया है। यानी व्यक्ति अपने जिस तरीके के वातावरण के साथ उठेगा, बैठेगा, घुलेगा, मिलेगा, वो व्यक्ति का व्यवहार तय करेगा। एफ का मतलब होता है फैक्टर। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फैक्टर। एफ का मतलब क्या है? फैक्टर। कि किसी व्यक्ति का व्यवहार, ये सूत्र पूछ लेता है, ये बंदा गणित के सूत्रों के बारे में बात करते हुए लेकर चलता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं बेटा जी? हाँ, इसे हम क्या कह देते हैं? तो याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, है ना, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना
कि बंदा बताता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार, फैक्टर, एफ का मतलब फैक्टर, किस चीज पे डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति अपने किस तरीके के वातावरण में रह रहा है, उसके साथ अंतःक्रिया कर रहा है, वैसे वो व्यवहार करेगा। फिर इनसे पूछा गया कि बताइए भैया जी लर्निंग कैसे होती है, तो इन्होंने कहा लर्निंग का भी यही सूत्र है कि लर्निंग भी आप इसी तरीके से करोगे कि आप पर्सन के तौर पर आपको कैसा वातावरण मिल रहा है, आप क्या सीख रहे हो क्या नहीं, ये इसी बात पर तो डिपेंड करेगा कि आपका वातावरण, आपका एनवायरनमेंट किस तरीके का है। तो लर्निंग भी आप क्या बनोगे, क्या सीखोगे, ये भी इसी बात पर डिपेंड करती है कि व्यक्ति के तौर पर आप वातावरण से कैसे अंतःक्रिया करते हैं। तो इन्होंने बिहेवियर और लर्निंग के बारे में ये दो सूत्र दिए और ये सूत्र सीधे सीधे तौर पर पूछ लेता है। ठीक सा क्लियर हो? वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, बस 2-3 और पढ़ा लेंगे मुझे। ठीक, अच्छा, अब इनसे पूछा गया, भैया माफी चाहूंगी बीच बीच में मेरा वनमानुष आ रहा है। अब इनसे पूछा गया कि बताइए जीवन दायरा क्या है, तो इन्होंने कहा देखो भैया क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा का मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा क्षेत्र सिद्धांत या लाइफ स्पेस जीवन दायरा का मतलब है कि आपके जीवन में आपका लाइफ स्पेस, आपका जीवन दायरा क्या है, यानी आपके जीवन में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें आएंगी, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें आएंगी, है ना, या जो भी आपके बाधाएं आएंगी, है ना, नेगेटिव चीजें आएंगी, आप उनसे कैसे डील कर रहे हो, आएंगी उनसे कैसे डील कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, कैसे डील कर रहे हो, छोड़कर भाग जा रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कैसे डील कर रहे हो। तो ये इन्होंने कहा क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा, आपके अड़ोस पड़ोस का पॉजिटिव क्षेत्र होगा या नेगेटिव क्षेत्र होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा इस बात पे डिपेंड करेगा। तो लोगों ने इनसे पूछा कि ठीक है भैया ये बताइए आपके में सदिश और कर्षण का मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा सदिश यानी वेक्टर, वो शक्ति जो आपको लक्ष्य के पास ले जाएगी, वो शक्ति, सदिश क्या है, शक्ति, वो शक्ति जो आपको लक्ष्य के पास ले जाएगी या दूर करेगी, जो आपको लक्ष्य के पास ले जाएगी, जो आपको लक्ष्य के पास या दूर करे, जो आपको लक्ष्य के पास या दूर करे। जैसे होता है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया मुझे शक्ति, जैसे वो एक मूवी आई थी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो उसकी सदिश क्या थी, उसकी शक्ति ये थी कि उसकी होने वाली पत्नी उसको मंडप पे जाने से पहले घोड़ी पे ही छोड़कर भाग गई, तो वो शक्ति थी जो उसे लक्ष्य के पास कर रही थी, तो वो आग उसके अंदर सदिश थी यानी वेक्टर थी। फिर बात करते हैं कर्षण, इसकी बात करते हैं बेटा जी, कर्षण यानी वैलेंस की बात करते हैं। तो वैलेंस क्या है, वो लक्ष्य, ऐसे तमाम लक्ष्य होते हैं, वो लक्ष्य जो आपको पास करे या दूर करे, पास करे या दूर करे। तो ऐसे तमाम जॉब्स चल रहे हैं लेकिन आपको टीचिंग ही अच्छी लगती है, तो टीचिंग आपको कर्षण है, क्या है, वो लक्ष्य है जो आपको अपने पास खींचता है। पुलिस की जॉब आप नहीं करना चाहते तो पुलिस की जॉब आप नहीं करना चाहते, तो पुलिस की जॉब भी आपके लिए क्या है, कर्षण, लेकिन वो प्रतिकर्षण है, आप उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते। और टीचिंग की जॉब आपके लिए आकर्षण है, आप उसके लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और अंत में आता है तल रूप यानी टोपोलॉजी। तल रूप या टोपोलॉजी का मतलब है, तल रूप या टोपोलॉजी, तल का मतलब होता है बेस, कि ओवरऑल आप क्या हो, दुनिया ने आपको कितना भी बदल दिया, वातावरण के साथ आप कितना भी बदल गए, लेकिन आपकी कोर वैल्यू कभी नहीं बदलती। जैसे रबर बैंड होता है, आप कितना भी खींच दीजिए लेकिन उसकी कोर वैल्यू नहीं बदलती, वापस वो अपने मूल साइज में आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा इस बंदे ने एक और प्यारी बात कही जिसे हम कहते हैं समूह गतिकी, समूह गतिकी का सिद्धांत दिया। समूह गतिकी यानी ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं, कौन, कोटलेवन, ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं, कौन, कोटलेवन, इसकी बात करते हैं, समूह गतिकी का जनक या ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं व्यक्तियों का व्यवहार समूह में कैसे बदलता है और लोग एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। व्यक्तियों का व्यवहार, क्योंकि हम सबका जीवन दायरे में जो लोग आ रहे हैं वो कैसे बदलते हैं और वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। व्यक्तियों का व्यवहार कैसे बदलता है, व्यक्तियों का व्यवहार कैसे बदलता है, व्यक्तियों का व्यवहार कैसे बदलता है, व्यक्तियों का व्यवहार कैसे बदलता है,
वह वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, और इसके अलावा वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, व्यक्तियों का व्यवहार कैसे बदलता है और वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं। तो आपको पता होगा इन्होंने अनफ्रीज, फिर उसके बाद चेंज और उसके बाद रीफ्रीज ये शब्द दिए हैं। ये इन्हीं के शब्द हैं कि पहले जो लोग सीख चुके हैं आप उसे अनफ्रीज करो, उसे बुलाओ, उन्हें बताओ कि चेंज की जरूरत है ना, उन्हें बताओ चेंज के लिए राजी करो, फिर जो अच्छी आदतें सिखा दो उसे रीफ्रीज कर दो, उसके अंदर क्या कर दो, रीफ्रीज। तो पहले तो अनफ्रीज करो, जो सीख चुके हैं, अंतर तक आ चुका है, उसे बदलो, उनको बताओ कि तुम्हें चेंज की जरूरत है, फिर उसके बाद उसे क्या कर दो, रीफ्रीज कर दो, यानी अच्छी आदतों को उनके अंदर रीफ्रीज कर दो। क्या कर दो, अच्छी आदतों को रीफ्रीज आपको करना है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, और क्या मैंने आपको कहा था कि पहले तो ये गेस्टाल्टवादियों के संग रहे, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारी लर्निंग, हमारा बिहेवियर कैसे बदलता है, तो फिर ये संज्ञानवादी हो गए। तो ये भी क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है। तो याद रखना, पहले ये किनके संग थे, गेस्टाल्टवादियों के संग। पहले कोहलर कोफका के संग थे, पहले गेस्टाल्टवादी, बाद में क्या बन गए, तो कहना बाद में किस तरफ चले गए, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, कि दिमाग लगता है भैया, हम क्या करेंगे, किधर बढ़ेंगे, कैसा बिहेवियर करेंगे, है ना, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, बाद में संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हुई हो इसमें तो पूछ लो, पहले कोई दिक्कत हुई हो तो पहले पूछ लो भैया, कोई दिक्कत हुई हो तो पूछ लो। अभी तो मात्र 2.5 घंटा ही हुआ है हमें पढ़ते हुए। हाँ, रीफ्रीज यानी अच्छी चीज को परमानेंट कर दिया, रीफ्रीज दोबारा से सही। हाँ, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, इफ इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। अगर किसी बच्चे को कहीं कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे बताना। हम ये 10 के 10 बहुत तमीज से पढ़ेंगे, जो 3-4 और जिनके मैं नाम ले रही हूँ उनको मैं बाद में ले आऊंगी, पर पढ़ेंगे हम सब एक साथ, और आप कहोगे तो उनको पढ़ा मैं यहाँ दूंगी, उनके क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जहां पीडीएफ मिलती है उसमें एक एक क्वेश्चन जिन पे मैंने कभी इंपॉर्टेंट लिखाया है, उनको विशेष तौर पर, वो अतरंगे चीजें हैं, उनको जरूर करना है। क्षेत्र सिद्धांत, आओ मेरे क्षेत्र में, तुम्हें कूट कर रख देंगे। कुट 11, कौन कुट 11, टॉलमैन भैया, अव्यक्त गुप्त अधिगम, है ना, और संकेत अधिगम, और क्या कहेंगे, और क्या नाम था, प्रत्याशा सिद्धांत। आज तुमने जो सीखा प्रत्याशा सिद्धांत, और उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के जनक भी है ना, तो जो नया सीखा उसको भी 2-4 बार रिवाइज करा करो, है ना। व्यवहारवाद कैसा, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के जनक, उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद के जनक। डेविड ऑसबेल शाब्दिक अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम के जनक, डेविड ऑसबेल अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम के जनक, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम के जनक हैं। अल्बर्ट बंडूरा, हाथ मेरा बटूरा, अल्बर्ट बंडूरा तो क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम, प्रेक्षणात्मक, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मॉडलिंग थ्योरी, प्रतिनिधि मूलक या विकैरियस थ्योरी। आ जाए कुट 11 का प्रसिद्ध गणितीय सूत्र कि आपका बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि एज अ पर्सन आप एनवायरनमेंट के साथ कैसे डील करते हैं। इसमें ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है एनवायरनमेंट के साथ हमने कैसे डील किया। 11 के क्षेत्र सिद्धांत का सबसे बड़ा कंसेप्ट कौन सा है, जिसमें व्यक्ति और उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण दोनों शामिल हैं, जिसमें व्यक्ति और उसके अड़ोस पड़ोस का वातावरण, उसका साइकोलॉजिकल वातावरण दोनों शामिल हैं, तो उसे हम कहते हैं जीवन दायरा। क्या कहते हैं, व्यक्ति का जीवन दायरा। तुम्हें लगता है कि ये कठिन है, ये मनोवैज्ञानिक वातावरण तुम्हारा है, उसी के अकॉर्डिंग तुम रिएक्ट करोगे और वैसा ही तुम सीखोगे। इसीलिए हमेशा मना करती हूँ, अपना लाइफ स्पेस, अपना जीवन दायरा पॉजिटिव रखो। ये मत कहो मनोवैज्ञानिक तौर पे कि हाय मैं ना कर पाऊंगी मैडम, मैं तो ना कर पाऊंगा, ये मत कहो। ठीक है ना। संज्ञानात्मक मानचित्र की बात सबसे पहले किसने की थी, तो लंबे आदमी ने, टॉलमैन ने की थी। पाड़ की बात अपना वाइगॉट्स्की करता है। स्कीवा की बात अपना कौन करते हैं, अपने प्याजे चचा करते हैं। कौन करते हैं, प्याजे चचा। कौन करते हैं, बोलो जोर से सब, प्याजे चचा। हंसते मुस्कुराते पढ़ा करो। जब एक बच्चे के सामने बहुत ही आकर्षक और मनपसंद विकल्प होंगे, यानी 2 विकल्प दोनों उसकी पसंद थी, और उसे किसी एक को चुनना हो, तो कौन सा द्वंद्व पैदा होगा। आपके सामने 2 पॉजिटिव विकल्प हो और किसी एक को चुनना हो, तो कौन सा द्वंद्व पैदा होगा। याद रखो, उपागम उपागम, अप्रोच, सॉरी गलत, मैं खुद ही गलत लगा दे रही हूँ। उपागम उपागम, जब 2 पॉजिटिव चीजें हों तो उसको हम बोलते हैं उपागम उपागम द्वंद्व।
और जब नेगेटिव नेगेटिव, परिहार का मतलब छोड़ दो रे बच्चों, अरे इधर भी कुआ इधर भी खाई, तो ये परिहार परिहार है, नेगेटिव नेगेटिव। अब तुम्हें दो चीजें पसंद है, उनमें से कोई एक चुननी है। मम्मी तुम्हें मेले में लेके गई, कह रही है बेटा ये तो आइसक्रीम खा ले या चाट खा ले, और तुम्हें दोनों ही पसंद है, तो दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो दोनों में से किसी का नुकसान नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव का मतलब परिहार परिहार, उपागम परिहार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बहुउपागम बहुत सारे पॉजिटिवों में से किसी एक को चुनना। जब एक बच्चा न तो परीक्षा में फेल होना चाहता है जैसे आप, और न ही पढ़ाई करना चाहता है जैसे आप नहीं जो छोड़ के भाग गए वो, तो ये किस तरीके का, तो ये किस तरीके का द्वंद्व है भैया? न तो तुम्हें पढ़ना और न ही तुम्हें परीक्षा में फेल होना। साहब गजब ही आदमी हो गई, गजब ही आदमी हो गए कि न तो परीक्षा में फेल होना चाह रहे हैं और न ही पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो बताओ भैया जी, न तो पढ़ना चाह रहे न ही तुम फेल होना चाह रहे, तो क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव, दोनों से बचना चाह रहे हो, दोनों से बचना चाह रहे हो, दोनों को अवॉइड करना चाह रहे हो कि पढ़ना भी ना पड़े और परीक्षा में फेल भी ना हो। शाबाश। गुड 11 के सिद्धांत में किसी वस्तु, लक्ष्य या स्थिति के प्रति आकर्षण या विकर्षण, उस शक्ति को क्या कहते हो? आकर्षण या विकर्षण, उसको क्या कहते हो? आकर्षण या विकर्षण, उसको क्या कहते हो? आप बताएंगे, आकर्षण या विकर्षण उसको क्या कहते हो? जो लक्ष्य आपको कर्षण कर रहा है, या तो आकर्षित कर रहा है या विकर्षित कर रहा है कि भाई ये चीज है ना, जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिया कि आइसक्रीम खानी है और पढ़ाई नहीं करनी, तो एक आकर्षित कर रहा है एक फेंक रहा है, तो जो आपको आकर्षित करते हैं विकर्षित करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कर्षण। नाम से ही क्लियर, कर्षण। जो आकर्षित करें या विकर्षित करें, कर्षण क्या रहेंगे? कर्षण। और टोपोलॉजी क्या होती है? गलत। जितने भी बच्चे 86 का सी बता, टोपोलॉजी का मतलब तल रूप, एक्चुअल तुम्हारा व्यवहार जैसा होगा वैसा ही रहेगा। जैसे रबर बैंड छोड़ने पर अपने एक्चुअल साइज में आता है, और बाकी आप उसे बड़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो, ये टोपोलॉजी है, गणित से लेते हैं हम, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं? कर्षण। आकर्षण या विकर्षण, कर्षण, वैलेंस। आ जाओ। मनोविज्ञान में ग्रुप डायनेमिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? किसने ग्रुप डायनेमिक्स की बात की? किसने समूह गतिकी की बात की? किसने कहा कि समूह में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आपका जीवन दायरा प्रभावित करेंगे, और वो किस तरीके से किसी बिहेवियर को सीखते हैं? तो कुर्ट लेविन ने इसके बारे में बात की, ठीक है ना? अनफ्रीज, फिर चेंज करो, फिर रीफ्रीज करो, ठीक है? आ जाओ। कोहलर, सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ व अंतर्दृष्टि सिद्धांत। कार्ल रॉजर्स किसकी बात करते हैं? तो कार्ल रॉजर्स अनुभवजन्य मानवतावादी हैं और अनुभवजन्य लर्निंग की बात करते हैं, है ना, कि जो चीज हम अनुभव करके सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहती है। अनुभवजन्य सीखना या शिक्षा, ठीक है ना? आ जाओ। वॉटसन व्यवहारवादी। कुर्ट लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किन विषय के शब्दों का प्रयोग किया है? तो ये जो शब्द हैं ये कहाँ से लिए हैं? केमिस्ट्री के शब्द हैं, या जो टोपोलॉजी है वो मैथ्स का, ज्योमेट्री का शब्द है, और भौतिकी फिजिक्स से शब्द लिए हैं, वेक्टर और वैलेंस। तो ये शब्द गणित और फिजिक्स के लिए होना। टोपोलॉजी, तल रूप, अपने उसी निश्चित रूप में आना। उपागम परिहार, उपागम का मतलब पॉजिटिव, परिहार का मतलब नेगेटिव। इसका यहाँ सही उदाहरण दो। दो मनपसंद फिल्मों में से एक को चुनना, तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई, तो क्या कहेंगे? उपागम उपागम कहेंगे। क्या कहेंगे? उपागम उपागम। एक व्यक्ति जो मिठाई खाना चाहता है लेकिन शुगर बढ़ने का डर है, न तो स्कूल जाना और न ही घर पर डांट खाना। अवॉइडेंस अवॉइडेंस, यानी नेगेटिव नेगेटिव, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, दोनों से बचने की कोशिश करना। दो अलग अलग कोर्सेज में प्रवेश लेना। आप एक पॉजिटिव है, मिठाई खानी है, लेकिन शुगर बढ़ने का उसको अवॉइड करना चाहते हो। आगे बढ़े। कुर्ट लेविन किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से प्रभावित थे मूलतः, और बाद में उन्होंने अपना स्वतंत्र सिद्धांत दिया? तो पहले ये किन के साथ जुड़े हुए थे? कुर्ट लेविन पहले किन के साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद इन्होंने अपना एक नया सिद्धांत दे दिया था? तो बताएंगे, इन्होंने बाद में अपना एक नया सिद्धांत दे दिया था, बताएंगे जल्दी से।